रीबर्थ ऑफ माई डेविल प्रेसिडेंट एपिसोड 14। अनंत कुंज की बात सुनकर डरी हुई थी, इसलिए वो बस यहाँ से भाग जाना चाहती थी। मगर कुंज अपनी पॉकेट की जेब में हाथ डालकर किसी राजा की तरह बेड से टेक लगाकर बैठ गया। उसने अनंत को देखा, जो खिड़की पर आधी चढ़ी हुई थी। वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए सार्कास्टिक लहजे में बोला, अगर हिम्मत है तो बस कूद जाओ, उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। इसलिए चुपचाप नीचे आओ और फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन लगाकर मुझे दिखाओ। शुगर डैडी, मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है। अनंत उसे समझाते हुए बोली, मिस्टर कुंज, मेरी मॉम ने मुझे कुछ दिन से देखा नहीं होगा। उन्हें मेरी बहुत याद आ रही होगी। मेरी मॉम जब भी मुझे नहीं देखती है वो रोने लगती है, इसलिए मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। तब तक आप आराम करिए। रात होने से पहले मैं एक बार और आपसे मिलने आऊंगी, पक्का। कुंज की आंखें लाल हो चुकी थीं। वह गुस्से में बोला, शुगर डैडी, मैंने कहा मेरा पेशेंस खत्म हो चुका है। उसके गुस्से को देखकर अनंत सोचने लगी कि अगर वो अभी भाग गई तो कुंज उसे बाद में इससे भी ज्यादा ऊंचाई से फेंक देगा। वो तुरंत कमरे में वापस आ जाती है और धीरे धीरे बिस्तर के पास खड़ी हो गई। उसने फिजिक्स की बुक पर एक नजर डाली तो उसका मुंह बन गया। वो जल्दी से कुछ सोचने लगी और उसके होठों पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई। वह जल्दी से खुद को कुंज के ऊपर फेंकते हुए बिगड़ैल बच्चे की तरह बोली, मिस्टर कुंज, चलिए ना कुछ देर सोते हैं। हम अभी अभी तो आए हैं और हमने तो किस भी नहीं किया। मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। ये सवाल बाद में लगाएंगे। अगर कुछ करना है तो हम किस कर सकते हैं, इसमें मैं बहुत अच्छी हूँ। इतना कहकर वह उसे किस करने वाली थी कि कुंज तुरंत उसके कॉलर को पकड़कर उसे दूर कर देता है। उसने अनंत के कॉलर को पकड़कर उसकी गर्दन को बुक की तरफ घुमा दिया और डोमिनेटिंग अंदाज में बोला, पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। उसने उसे एक बोरी की तरह बुक के ऊपर धकेल दिया। अनंत जल्दी से खुद को संभालते हुए बुक को उठाकर देखने लगती है। अनंत रुआंसी सूरत बनाकर बोलती है, मिस्टर कुंज, आपको नहीं लगता फिजिक्स एक पाप है? मुझ जैसी लड़की को ये पाप नहीं करना चाहिए। मैं नहीं पढ़ूंगी। वह लेट जाती है। कुंज गुस्से में बोला, और तुम्हारा पैदा होना ही पाप है, चुपचाप क्वेश्चन लगाओ। कुंज देखता है कि अनंत अभी भी नहीं उठ रही है, तो उसे लगा इस उम्र में हर इंसान जिद्दी होता है, इसलिए उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। वो इस बार आराम से बोला, ठीक है, सिर्फ 2 क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद हम सोते हैं। अनंत अपने सर को ऊपर करके चालाकी से पूछती है, लेकिन मुझे कुछ करने को मिलेगा? इतना कहकर वो कुंज को ऊपर से नीचे तक लस्ट भरी नजरों से देखने लगती है। कुंज उसके सर पर मारकर बोला, क्या एक लड़की होकर तुम्हें इस तरह मुझसे सवाल करना चाहिए? अब जल्दी से बैठो। अनंत जल्दी से बैठ जाती है। वो कुंज की रैक से एक कॉपी और पेन निकाल लेती है और जल्दी से क्वेश्चन लगाने लगती है। इस क्वेश्चन को पहले भी कुंज ने उसे कई बार सिखाया था, इसलिए वो खुश होकर वही वही क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी जो उसे आता था। कुंज काफी गौर से उसे देख रहा था। उसका चेहरा अनंत के ठीक कंधे के पास था, इसलिए उसकी गर्म सांसें अनंत के ऊपर पड़ रही थी, जिससे अनंत बार बार उसे देख रही थी। उसकी नजर जब कुंज की कॉलर बोन पर पड़ी तो उसने अपने थूक को गटकते हुए फिर से क्वेश्चन लगाने लगी। वहीं नीचे वैशाली जी खुशी के मारे सबको फोन करके शादी के लिए इनवाइट कर रही थी। उनके हाथ में इस वक्त एक लिस्ट थी। वह जल्दी से कॉल कट करते हुए सौरभ से बोली, तुमने बाकी सबको इनवाइट कर लिया है ना? मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी यह शादी हो जाए। मुझे यकीन है शादी होते होते कुंज की याददाश्त भी वापस आ जाएगी, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा था। वहीं सौरभ अपने गले को साफ करके बोला, हाँ आंटी, पर आप भूल गई हैं, प्रेसिडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में शामिल होने वाले थे, मगर इस मीटिंग जाने से उन्होंने मना कर दिया। ये सुनकर वैशाली जी कुछ सोचते हुए बोली, मैं कुंज के डैडी से कहूंगी कि वह इस मीटिंग में शामिल हो जाएं या फिर पिताजी से बात कर लूंगी। सौरभ कुछ सोचते हुए बोला, ये भी सही है, मगर फिर भी प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ेगी। वैशाली जी थोड़ी परेशान होकर बोली, तो फिर मुझे अनंत से बात करनी पड़ेगी। क्या पता वह कुंज को मीटिंग में लेकर आ जाए। ये सुनकर सौरभ की आंखों में एक चमक आ गई और वह खुश होकर बोला, हाँ ये भी सही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रेसिडेंट कुछ बोलते हैं या नहीं, बस उनका वहां पर बैठे रहना ही काफी है। वैशाली जी खुश होकर बोली, तो फिर ठीक है, जब अनंत नीचे आएगी तो मैं उससे बात करूंगी। मुझे तो शादी का जोड़ा भी सेलेक्ट करना है। मैं अनंत को लेकर शॉपिंग पर भी चली जाऊंगी।
बस ये शादी अच्छे से हो जाए और कोई भी गड़बड़ ना हो। इतना कहते ही उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। तभी मुंबई एयरपोर्ट पर एक लड़की, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और जो आसपास के लोगों को बहुत ही आसानी से हिप्नोटाइज कर रही थी, एयरपोर्ट के बाहर निकली। यह कोई और नहीं बल्कि डैनी थी। वो मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखती है, फिर हंसकर बोली, कुंज, तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुम्हें वापस लेने आ गई हूं। मैं तुम्हें कभी किसी और का नहीं होने दूंगी। इतना कहते ही वो फिर से हंसने लगी। उसके चेहरे पर बहुत ही डरावने एक्सप्रेशन थे। वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए आसपास देखती है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। अनंत ने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब वो कुंज को गले लगाकर सो रही थी। ऐसे ही रात हो चुकी थी। कुंज की नींद रात के 8 बजे खुली। कुंज ने देखा अनंत अभी भी सो रही थी, तो वो कुछ देर तक उसे देखता है, फिर उसके माथे पर बिखरे बालों को सही करते हुए उठकर वॉशरूम में चला गया। नीचे पहुंचते ही उसने देखा वैशाली जी हॉल में कुछ लहंगे और शेरवानी देख रही थी। वहां पर कई सारे डिजाइन मौजूद थे। उन सभी की नजर जैसे ही कुंज पर गई, सभी शॉक हो गए थे। किसी की नजर कुंज से नहीं हट रही थी, क्योंकि उन सभी ने कुंज को जब भी देखा था तो कुंज हमेशा मास्क में रहता था, लेकिन आज वो सभी उसका हैंडसम सा चेहरा देख पा रहे थे, जिस कारण सभी शॉक थे। लड़कियां तो कुंज से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। वो सभी एकटक उसे घूर रही थी। उसमें से एक लड़की की आंखों में तो हवस दिख रही थी। कुंज बिना किसी पर ध्यान दिए किचन के अंदर चला जाता है। वैशाली जी ने उसे देखा था, लेकिन उनका पूरा ध्यान केवल लहंगे देखने पर ही था। कुंज किचन में पहुंचते ही अनंत के लिए प्लेट में खाना निकालने लगता है। तभी उसे प्यास लगती है। वह खाने को साइड में रखकर फ्रिज से पानी निकालता है। उसने अभी 2 घूंट ही पिया था कि तभी उसे महसूस हुआ कोई उसके करीब बढ़ रहा है। कुंज काफी ज्यादा अलर्ट हो गया था। तभी उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। कुंज का चेहरा डार्क हो गया था। कुंज बेरहमी से उस हाथ को मरोते हुए एक किक उस इंसान को बिना देखे ही मारता है। आह! तभी कुंज ने देखा एक लड़की जमीन पर गिर गई है। वो लड़की हैरानी से कुंज को देखने लगती है। कुंज का चेहरा इतना डार्क था कि बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। ये देखकर वो लड़की खुद को डरने से रोक नहीं पाई थी, मगर किसी तरह हिम्मत करके बोली, अंडरस्को, मिस्टर सिंह, आपने मुझे क्यों जमीन पर गिराया? वो शिकायती लहजे में ये बोलकर कुंज को देखने लगती है और फिर किसी तरह खड़ी होने की कोशिश करती है। उसने देखा कुंज उससे ज्यादा दूर नहीं है, तो वो चालाकी से उसके ऊपर गिरने की कोशिश करती है। ये देखकर कुंज एकदम से अपनी जगह से हट गया और वो लड़की संभल नहीं पाई, जिस कारण उसका सर फ्रिज से टकराते ही वो जमीन पर गिर गई। इस बार उसे और भी तेज दर्द हुआ। आह! उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने देखा कुंज खाने की प्लेट लेकर जा रहा है, तो वो लड़की जल्दी से उठते हुए बोली, अंडरस्को, मिस्टर सिंह रुकिए। कुंज नहीं रुक रहा था, तो वो लड़की दरवाजे के सामने आए हुए बोली, अंडरस्को, मिस्टर कुंज, क्या हम बात नहीं कर सकते? मैं वादा करती हूँ इसमें सबसे ज्यादा फायदा आपका ही होगा। कुंज का बिल्कुल भी मूड नहीं था कि वो उस लड़की की बातें सुने, मगर जब उसने उस लड़की को शर्माते हुए देखा और यह सुना कि सबसे ज्यादा फायदा उसका होगा, तो उसे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। उस लड़की को लगा कुंज उसकी बातों में आ गया है, तो वो डेविल स्माइल करके बोली, अंडरस्को, मिस्टर कुंज, मेरा नाम रेखा है। मैं सीनियर डिजाइनर हूँ। मिस्टर सिंह, आप बहुत हैंडसम है। आपको देखते ही मैं आपको पसंद करने लगी, मगर मैं ये नहीं कहती कि आप भी मुझे पसंद करो, लेकिन। इतना कहते ही वो जानबूझकर रुक गई। फिर कुंज के करीब बढ़कर आपने होठों को सक करते हुए सिडेक्टिव आवाज में बोली, अंडरस्को, मिस्टर कुंज, क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं? मैं आपको निराश नहीं करूंगी। यकीन मानिए, हमारे रिश्ते के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। वो कुंज को टच करने ही वाली थी कि रही उसे अपने घुटनों में तेज दर्द हुआ। अंडरस्को, आह! चीख सुनकर कुंज उस लड़की के पीछे देखता है, तो वहां पर आनंद खड़ी थी, जिसके चेहरे पर इस वक्त काफी कठोर एक्सप्रेशन थे। अनंत उस लड़की के बालों को पकड़कर उसे कुंज से दूर कर देती है। फिर कुंज को देखते हुए सार्कास्टिक टोन में बोली, अंडरस्को, मिस्टर कुंज, मैंने तो बस कुछ वक्त के लिए आपको छोड़ा था और आपके आगे पीछे पहले ही तितलियां मंडराने लगी। आप तो घर पर भी सेफ नहीं है। ऐसा लगता है मुझे आपके लिए एक खास फोर्स तैयार करनी पड़ेगी जो आपको इन तितलियों से दूर रखे। इतना कहते ही वो गुस्से से उस लड़की को देखकर बोली, अंडरस्को, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर कुंज के करीब जाने की? वो लड़की ऊपर से नीचे तक आनंद को देखती है, फिर गुस्से में बोली, अंडरस्को, तुम कौन हो?
क्या तुम मिस्टर कुंज के दोस्त हो? क्योंकि उनका कोई छोटा भाई नहीं है। बेहतर होगा तुम हमारे बीच ना बोलो और यहाँ से चले जाओ। अनंत को ऊपर से नीचे तक वो लड़की अभी भी देख रही थी। उसे लग रहा था अनंत एक लड़का है। उसके बाद वो कुंज को देखने लगी। वही अनंत ने देखा वो लड़की अभी भी कैसे कुंज को देख रही है, तो वह पास में रखी बोतल को उठाती है और बोतल खोलकर सारा पानी उस लड़की के ऊपर डाल देती है। वो लड़की पूरी तरीके से भीग चुकी थी। वो एक बेबस डिजाइनर थी। आज तक किसी ने उसके साथ ऐसी हरकत नहीं की थी, इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में भर चुकी थी। वो गुस्से में आनंद को मारती कि उससे पहले ही आनंद उसके हाथ को पकड़कर उसके पीठ पर लगा देती है। फिर मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्कोर ऐसी गलती मत करना क्योंकि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। उसने बहुत ही बुरी तरीके से उस लड़की का हाथ पकड़ा था, जिस कारण उस लड़की के चिल्लाने की आवाज हाल में भी गूंज उठी और वहां मौजूद सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। वैशाली जी को याद आता है कि कुंज किचन में गया था फिर उन्होंने देखा एक डिजाइनर गायब है, तो वह घबराते हुए मन में बोली, अंडरस्कोर कहीं इस लड़की ने कुछ कर तो नहीं दिया। वो जल्दी से भागते हुए किचन की तरफ जाने लगी। उनके साथ और भी कई सारे लोग किचन में आ जाते हैं और किचन के अंदर का नजारा देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वही डिजाइनर लड़की इस वक्त जमीन पर पड़ी थी और अनंत उसे गुस्से में देख रही थी। उस लड़की के चेहरे पर उंगलियां का निशान थे, क्योंकि अनंत ने उसे थप्पड़ मारा था। वह लड़की रोते हुए वैशाली जी को देखती है, फिर अपने आंसू पोंछकर कमजोरी सी आवाज में बोली, अंडरस्कोर मिसेज सिंह, मैं यहाँ पर सिर्फ आपके बुलाने पर आई थी, वरना लोगों को जल्दी मेरा अपॉइंटमेंट तक भी नहीं मिलता और इस लड़के ने मुझे थप्पड़ मारा अभी और इसी वक्त। मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की। इतना कहते ही वो वैशाली जी के करीब चली गई। उस लड़की के जितने भी जूनियर थे वो सभी गुस्से से आनंद को देखने लगते हैं। वही आनंद उन सभी को इग्नोर करते हुए बेफिक्र होकर खड़ी थी। उसने कुंज को देखकर मुंह बनाते हुए कहा, अंडरस्कोर मुझे भूख लगी है। कुंज इस बीच चुपचाप खड़ा होकर सब देख रहा था, मगर जब अनंत ने कहा उसे भूख लगी है तो वो उसे लेकर रूम में जाने लगा। ये देखकर वैशाली जी को छोड़कर सभी हैरान थे, क्योंकि कुंज ने अनंत की कमर पर हाथ रख लिया था और उसे खुद से चिपका लिया था। वो लड़की जो कुंज को बहका रही थी वो शॉक हो गई थी। उसे अजीब लगने लगा। एक पल के लिए याने कुंज को गे समझ लिया। अनंत ने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, अब वो कुंज को गले लगाकर सो रही थी। ऐसे ही रात हो चुकी थी। कुंज की नींद रात के 8 बजे खुली। कुंज ने देखा अनंत अभी भी सो रही थी, तो वो कुछ देर तक उसे देखता है, फिर उसके माथे पर बिखरे बालों को सही करते हुए उठकर वॉशरूम में चला गया। नीचे पहुंचते ही उसने देखा वैशाली जी हॉल में कुछ लहंगे और शेरवानी देख रही थी। वहां पर कई सारे डिजाइन मौजूद थे। उन सभी की नजर जैसे ही कुंज पर गई, सभी शॉक हो गए थे। किसी की नजर कुंज से नहीं हट रही थी, क्योंकि उन सभी ने कुंज को जब भी देखा था तो कुंज हमेशा मास्क में रहता था, लेकिन आज वो सभी उसका हैंडसम सा चेहरा देख पा रहे थे, जिस कारण सभी शॉक थे। लड़कियां तो कुंज से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी, वो सभी एक टक उसे घूर रही थी। उसमें से एक लड़की की आंखों में तो हवस दिख रही थी। कुंज बिना किसी पर ध्यान दिए किचन के अंदर चला जाता है। वैशाली जी ने उसे देखा था, लेकिन उनका पूरा ध्यान केवल लहंगे देखने पर ही था। कुंज किचन में पहुंचते ही अनंत के लिए प्लेट में खाना निकालने लगता है। तभी उसे प्यास लगती है। वो खाने को साइड में रखकर फ्रिज से पानी निकालता है। उसने अभी 2 घूंट ही पिया था कि तभी उसे महसूस हुआ कोई उसके करीब बढ़ रहा है। कुंज काफी ज्यादा अलर्ट हो गया था। तभी उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। कुंज का चेहरा डार्क हो गया था। कुंज बेरहमी से उस हाथ को मरोते हुए एक किक उस इंसान को बिना देखे ही मारता है। आह! तभी कुंज ने देखा एक लड़की जमीन पर गिर गई है। वो लड़की हैरानी से कुंज को देखने लगती है। कुंज का चेहरा इतना डार्क था कि बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। ये देखकर वो लड़की खुद को डरने से रोक नहीं पाई थी, मगर किसी तरह हिम्मत करके बोली, अंडरस्कोर मिस्टर सिंह, आपने मुझे क्यों जमीन पर गिराया। वो शिकायती लहजे में ये बोलकर कुंज को देखने लगती है और फिर किसी तरह खड़ी होने की कोशिश करती है। उसने देखा कुंज उससे ज्यादा दूर नहीं है, तो वो चालाकी से उसके ऊपर गिरने की कोशिश करती है। ये देखकर कुंज एकदम से अपनी जगह से हट गया और वो लड़की संभल नहीं पाई, जिस कारण उसका सर फ्रिज से टकराते ही वो जमीन पर गिर गई। इस बार उसे और भी तेज दर्द हुआ। आह! उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए थे।
उसने देखा कुंज खाने की प्लेट लेकर जा रहा है, तो वो लड़की जल्दी से उठते हुए बोली, अंडरस्को मिस्टर सिंह रुकिए। कुंज नहीं रुक रहा था, तो वो लड़की दरवाजे के सामने आए हुए बोली, अंडरस्को मिस्टर कुंज, क्या हम बात नहीं कर सकते? मैं वादा करती हूँ इसमें सबसे ज्यादा फायदा आपका ही होगा। कुंज का बिल्कुल भी मूड नहीं था कि वो उस लड़की की बातें सुने, मगर जब उसने उस लड़की को शर्माते हुए देखा और यह सुना कि सबसे ज्यादा फायदा उसका होगा, तो उसे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। उस लड़की को लगा कुंज उसकी बातों में आ गया है, तो वो डेविल स्माइल करके बोली, अंडरस्को मिस्टर कुंज, मेरा नाम रेखा है, मैं सीनियर डिजाइनर हूँ। मिस्टर सिंह आप बहुत हैंडसम है, आपको देखते ही मैं आपको पसंद करने लगी, मगर मैं ये नहीं कहती कि आप भी मुझे पसंद करो, लेकिन इतना कहते ही वो जानबूझकर रुक गई। फिर कुंज के करीब बढ़कर आपने होठों को सक करते हुए सिडेक्टिव आवाज में बोली, अंडरस्को मिस्टर कुंज, क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं? मैं आपको निराश नहीं करूंगी। यकीन मानिए हमारे रिश्ते के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो कुंज को टच करने ही वाली थी कि रही उसे अपने घुटनों में तेज दर्द हुआ। अंडरस्को आह चीख सुनकर कुंज उस लड़की के पीछे देखता है, तो वहां पर आनंद खड़ी थी, जिसके चेहरे पर इस वक्त काफी कठोर एक्सप्रेशन थे। अनंत उस लड़की के बालों को पकड़कर उसे कुंज से दूर कर देती है। फिर कुंज को देखते हुए सार्कास्टिक टोन में बोली, अंडरस्को मिस्टर कुंज, मैंने तो बस कुछ वक्त के लिए आपको छोड़ा था और आपके आगे पीछे पहले ही तितलियां मंडराने लगी। आप तो घर पर भी सेफ नहीं है। ऐसा लगता है मुझे आपके लिए एक खास फोर्स तैयार करनी पड़ेगी जो आपको इन तितलियों से दूर रखे। इतना कहते ही वह गुस्से से उस लड़की को देखकर बोली, अंडरस्को, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर कुंज के करीब जाने की? वह लड़की ऊपर से नीचे तक आनंद को देखती है, फिर गुस्से में बोली, अंडरस्को तुम कौन हो? क्या तुम मिस्टर कुंज के दोस्त हो? क्योंकि उनका कोई छोटा भाई नहीं है। बेहतर होगा तुम हमारे बीच ना बोलो और यहाँ से चले जाओ। अनंत को ऊपर से नीचे तक वह लड़की अभी भी देख रही थी। उसे लग रहा था अनंत एक लड़का है। उसके बाद वो कुंज को देखने लगी। वही अनंत ने देखा वह लड़की अभी भी कैसे कुंज को देख रही है, तो वह पास में रखी बोतल को उठाती है और बोतल खोलकर सारा पानी उस लड़की के ऊपर डाल देती है। वह लड़की पूरी तरीके से भीग चुकी थी। वह एक बेस्ट डिजाइनर थी, आज तक किसी ने उसके साथ ऐसी हरकत नहीं की थी, इसलिए वह काफी ज्यादा गुस्से में भर चुकी थी। वो गुस्से में आनंद को मारती कि उससे पहले ही आनंद उसके हाथ को पकड़कर उसके पीठ पर लगा देती है। फिर मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्कोर ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। उसने बहुत ही बुरी तरीके से उस लड़की का हाथ पकड़ा था, जिस कारण उस लड़की के चिल्लाने की आवाज हाल में भी गूंज उठी और वहां मौजूद सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। वैशाली जी को याद आता है कि कुंज किचन में गया था फिर उन्होंने देखा एक डिजाइनर गायब है, तो वह घबराते हुए मन में बोली, अंडरस्को कहीं इस लड़की ने कुछ कर तो नहीं दिया। वह जल्दी से भागते हुए किचन की तरफ जाने लगी। उनके साथ और भी कई सारे लोग किचन में आ जाते हैं और किचन के अंदर का नजारा देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वही डिजाइनर लड़की इस वक्त जमीन पर पड़ी थी और अनंत उसे गुस्से में देख रही थी। उस लड़की के चेहरे पर उंगलियां का निशान थे, क्योंकि अनंत ने उसे थप्पड़ मारा था। वह लड़की रोते हुए वैशाली जी को देखती है, फिर अपने आंसू पोंछकर कमजोरी सी आवाज में बोली, अंडरस्को मिसेज सिंह, मैं यहाँ पर सिर्फ आपके बुलाने पर आई थी, वरना लोगों को जल्दी मेरा अपॉइंटमेंट तक भी नहीं मिलता और इस लड़के ने मुझे थप्पड़ मारा अभी और इसी वक्त मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की? इतना कहते ही वो वैशाली जी के करीब चली गई। उस लड़की के जितने भी जूनियर थे, वो सभी गुस्से से आनंद को देखने लगते हैं। वही आनंद उन सभी को इग्नोर करते हुए बेफिक्र होकर खड़ी थी। उसने कुंज को देखकर मुंह बनाते हुए कहा, अंडरस्को मुझे भूख लगी है। कुंज इस बीच चुपचाप खड़ा होकर सब देख रहा था, मगर जब अनंत ने कहा उसे भूख लगी है, तो वो उसे लेकर रूम में जाने लगा। ये देखकर वैशाली जी को छोड़कर सभी हैरान थे, क्योंकि कुंज ने अनंत की कमर पर हाथ रख लिया था और उसे खुद से चिपका लिया था। वो लड़की जो कुंज को बहका रही थी, वो शॉक हो गई थी। उसे अजीब लगने लगा। एक पल के लिए उस लड़की ने कुंज को गे समझ लिया। वो पहले कुंज को प्यार से देख रही थी, मगर अब अजीब नजरों से देखने लगी, क्योंकि उसे लेटेस्ट न्यूज मिल गई थी कि सिंह परिवार का वारिस एक गे है। अनंत ने जब उस लड़की की आंखों में देखा, तो वह समझ गई कि वह लड़की क्या सोच रही है।
उसने अपने होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट सजाए और कुंज से चिपकते हुए उसके गालों को सहलाया। फिर उसके सीने पर अपने होठों को रगड़ते हुए कुंज के शर्ट के अंदर हाथ डालते हुए मुस्कुराकर बोली, मिस्टर कुंज, रूम में चलिए ना, जल्दी। मुझसे और इंतजार नहीं होता। उसकी डबल मीनिंग बात सुनकर कुंज अपनी आंखें छोटी कर उसे देखता है। उसी समय वैशाली जी अपने गले को साफ करते हुए सीनियर डिजाइनर लड़की से कोल्डली बोली, तुमने क्या कहा कि तुमसे मिलने के लिए लोग अपॉइंटमेंट तक नहीं ले पाते? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं तुमसे भीख मांगने आई थी कि तुम मेरे बेटे की शादी के लिए ड्रेस तैयार करो। शायद तुम भूल रही हो कि मैंने सिर्फ एक बार कहा था, और तुमने बहुत ही आसानी से मान भी लिया था। तुमने खुद कहा था कि यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि तुम्हें सिंह खानदान की बहू के लिए कपड़े डिजाइन करने का मौका मिल रहा है। मगर अब तुम अपनी बातों से पलट रही हो। वैशाली जी ने अपनी आवाज में और सख्ती लाते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिंह खानदान तुम्हारे जैसे डिजाइनर को अफोर्ड नहीं कर सकता? पर अब मुझे लगता है कि तुमने सच में सही सोचा था। सिंह खानदान तुम्हें ही नहीं, बल्कि ऐसे किसी भी डिजाइनर को अफोर्ड नहीं कर सकता जो मेरे बेटे को बहकाने की कोशिश करे। तुम्हें क्या लगा, तुम मेरे बेटे को बहका कर सिंह खानदान में आ जाओगी? फिर उन्होंने गुस्से में गार्ड को बुलाया और गुस्से में ऑर्डर देते हुए कहा, इस लड़की को अभी और इसी वक्त बाहर फेंको। गार्ड तुरंत आते हैं और जबरदस्ती उस लड़की को अपने साथ ले जाने लगते हैं। वो लड़की चिल्लाती है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। उसके टीम मेंबर भी बगैर कोई सवाल किए वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद केवल वैशाली जी, अनंत और कुंज ही वहां बचे थे। कुंज गुस्से से वैशाली जी को देखता है, तो वैशाली जी जल्दबाजी में माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि वह लड़की इतनी घटिया हो जाएगी, पर अब चिंता मत करो, वो यहाँ नहीं आएगी। लेकिन कुंज उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और अनंत की कॉलर को पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। अनंत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कुंज के शर्ट के और बटन खोल दिए और उसके सिक्स पैक पर हाथ फेरने लगती है। कुंज गुस्से में उसे घूरते हुए देखता है, तो अनंत मुस्कुराते हुए अपने दांत दिखाती है। कुंज उसकी कॉलर को पकड़कर उसे हल्का सा खींचते हुए गुस्से से कहता है, अपने पंजों को सही सलामत रखो, वरना इन्हें काटने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। जल्दी से इन्हें मुझसे दूर करो। अनंत कुंज को तंग करते हुए अपनी कलाई बाहर निकाल लेती है और वैशाली जी की तरफ देखती हुई मुंह फुलाकर बोलती है, मॉम, देखिए ना, आपका बेटा मेरे साथ क्या कर रहा है। वो मुझे ऐसे उठाकर फेंक देता है जैसे मैं कोई बोरी हूँ। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं उसे छू सकूं? आखिर यह और क्या चाहते हैं, इन्हें कौन छुए? वैशाली जी कुंज को गुस्से में देखकर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कुंज जिस तरह से उन्हें घूर रहा था, उसे देखकर उन्हें लगा कि उनका भाग जाना ही बेहतर होगा। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, आनंद बेटा, कुंज तुमसे बड़ा और समझदार है। वह जरूर तुम्हारे भले के लिए ये सब करता होगा। वह नहीं चाहता होगा कि शादी से पहले तुम दोनों के बीच कुछ हो। इतना कहकर वो तुरंत वहां से भाग गई। ये देखकर आनंद निराश होकर कुंज को देखती है, क्योंकि वो वैशाली जी को बताना चाहती थी कि कुंज ने ऑलरेडी उसके साथ सब कुछ कर लिया है। कुंज एक डेविल स्माइल के साथ अनंत से कहता है, लगता है तुम्हें काफी शिकायत है मेरे बारे में। अनंत आंख मारकर बोली, अंडरस्को, रूम में चलिए ना, एक बेबी करने के प्लानिंग करते हैं। कुंज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो गुस्से में बोला, शट अप। तो अनंत मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, मुझे मॉम के पास सोना है। कुंज आनंद के कॉलर को कसकर पकड़ता है और गुस्से में कहता है, तुम सिर्फ मेरे साथ सो सकती हो, सुगर डैडी। अनंत भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुंज उसे जबरदस्ती पकड़कर रूम में खींच ले जाता है। अगली सुबह पूरे घर में तहलका मच चुका था। हर कोई डर के साए में था, क्योंकि आज कुंज राक्षस बन चुका था। कुंज के डर से किसी भी गार्ड्स या नौकर की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह घर के अंदर कदम तक रखे। हर कोई घर के बाहर ही खड़ा था। कुंज हाल में घूम रहा था और अचानक गुस्से में आकर वह एक फूलदान को तोड़ देता है। गुस्से से वह चिल्लाता है, अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आया? उसके चिल्लाने से बाहर खड़े गार्ड्स और आर्मी ऑफिसर्स में डर के एक दूसरे को देखते हैं, और किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वह अंदर जाकर कुछ बोले। कुंज जब देखता है डॉक्टर अभी तक नहीं आए हैं, तो वो ऊपर रूम में चला जाता है। आनंद को वॉमिटिंग हो रही थी। वो वॉशरूम में थी। अचानक वह बैलेंस खोकर गिरने लगती है, लेकिन कुंज उसे जल्दी से पकड़ लेता है। आनंद का चेहरा पीला पड़ चुका था और वो बहुत कमजोर लग रही थी। कुंज फिक्र भरे अंदाज में पूछता है, सुगर डैडी, तुम्हें क्या हुआ है? सुबह से तुम्हें बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, तुम्हें क्या हुआ है?
आनंद आंखों को मसलते हुए कमजोर आवाज में बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे और भी ज्यादा सोना है, लेकिन वॉमिटिंग भी आ रही है। कहीं मैं मरने तो नहीं वाली। अभी तक तो हमने शादी भी नहीं की, आपने मेरे लिए कितने महंगे कपड़े खरीदे हैं, अभी तक मैंने उनमें से एक भी नहीं पहना है। मैं इतनी जल्दी कैसे मर सकती हूँ? कुंज गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, शट अप, और उसे गोद में उठाकर रूम में ले आता है। कुंज आनंद को बेड पर लिटाता है। ठीक उसी वक्त किसी ने दरवाजा खटखटाया। कुंज लाल आंखों से दरवाजे की तरफ देखता है और चिल्लाता है, तुम लेट हो। डॉक्टर डरते हुए अंदर आते हैं और कुंज गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ 10 मिनट दिए थे। डॉक्टर डरते हुए जवाब देता है, मिस्टर सिंह, मैं तो 10 मिनट के अंदर ही आ गया था, आप देख सकते हैं। कुंज गुस्से से बोलता है, इसका चेकअप करो और बताओ इसे क्या हुआ है। डॉक्टर धीरे धीरे आनंद की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो आनंद के हाथ को छूने वाले होते हैं, कुंज गुस्से में बोलता है, उसे टच मत करो, बस चेकअप करो और बताओ उसे क्या हुआ है। डॉक्टर माथे पर आए पसीना पोंछते हुए कहते हैं, मगर मैं इन्हें टच किए बिना कैसे बता सकता हूं कि इन्हें क्या हुआ है। कुंज डॉक्टर को जानलेवा नजरों से देख रहा था। डॉक्टर ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, मिस्टर सिंह, मैं वादा करता हूं कि मैं केवल उनके हाथ की नब्ज को चेक करूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुंज ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें अब भी डॉक्टर पर कड़ी थीं, जैसे वो डॉक्टर से यह चाहता हो कि वो आनंद की नब्ज के अलावा कुछ भी टच न करे। डॉक्टर ने धीरे धीरे आनंद की नब्ज को चेक किया। कुछ देर बाद अचानक डॉक्टर का चेहरा बदल गया और वह हैरान नजरों से कुंज और आनंद को देखने लगे। कुंज दांत पीसते हुए बोला, क्या तुम खुद को डॉक्टर कहते हो और तुम अभी तक यह नहीं पता लगा पाए कि प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर ने एक पल कुंज को देखा और फिर आनंद को देखकर शॉक होकर कहा, मिस्टर सिंह, वह। इतने में डॉक्टर शांत हो गए क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है। उनकी नजरों में आनंद एक लड़का था, वो सोच नहीं पा रहे थे कि एक लड़का कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। कहीं मेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? इतना कहकर डॉक्टर फिर से आनंद की नब्ज चेक करते हैं। उनका चेहरा और भी पीला पड़ जाता है और वह थोड़ा घबराते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि आपको इन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए। मुझे पहली बार खुद पर शक हो रहा है कि भला एक लड़का कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। मुझे लगता है आपको इनका ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। तभी वैशाली जी रूम में आकर खड़ी होती है। जैसे ही उन्हें प्रेग्नेंट शब्द सुनाई देता है, वो चौंक जाती हैं। उनके हाथ से ब्रेकफास्ट की प्लेट गिरकर जमीन पर टूट जाती है। कुंज अब भी आनंद को देख रहा था और वैशाली जी भी आनंद को सरप्राइज होकर देख रही थी। अनंत का रिएक्ट सबसे अलग था। वो खुश हो गई जैसे उसे खजाना मिल गया हो। अनंत कभी डॉक्टर को देखती, कभी कुंज को, तो कभी वैशाली जी को देखती, मगर उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह उदास है या दुखी है। वह शौक जरूर थी, मगर वो खुश भी थी। उसने अपनी तिरछी नजरों से कुंज को देखा, जिसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं था। ये देखकर वो जल्दी से अपने इमोशंस को छुपा लेती है, फिर शौक होने का नाटक करते हुए डॉक्टर को देखकर बोली, क्या कहा डॉक्टर, मैं प्रेग्नेंट हूँ? क्या सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ? डॉक्टर अपने सर को हिलाते हुए बोले, हाँ, आप प्रेग्नेंट हैं। ये सुनते ही अनंत फिर से तिरछी नजरों से कुंज को देखने की कोशिश करती है, जो अभी भी बिना किसी इमोशंस के अनंत को देख रहा था, जैसे वो इस प्रेगनेंसी वाली न्यूज को डाइजेस्ट ही न कर पा रहा हो। वैशाली जी जल्दी से बेड पर बैठ जाती हैं और अपने कांपते हुए हाथों से अनंत के हाथ को पकड़कर पूछती हैं, अनंत, क्या ये सच है? क्या तुम सच में? इतना कहते हुए वह अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं, फिर कुंज को देखने लगती है। वैशाली जी का चेहरा धीरे धीरे कठोर हो जाता है। वह अनंत के हाथों को कसकर पकड़ते हुए गुस्से में कुंज से बोली, कुंज, तुमने उसकी उम्र देखी है? वह अभी कितनी छोटी है और तुमने उसे प्रेग्नेंट कर दिया, वह भी शादी से पहले। क्या तुम्हें अंदाजा भी है अगर बाहर यह बात चली गई तो लोग अनंत के बारे में कैसे कैसे बातें करेंगे? वह अभी एक कॉलेज स्टूडेंट है, लोग उसका जीना मुश्किल कर देंगे। कुंज उन्हें अपनी गहरी आंखों से देखता है, फिर डॉक्टर को घूरते हुए गुस्से में बोला, क्या तुम्हें यहां से जाने के लिए इनविटेशन कार्ड छपाओ? डॉक्टर डरते हुए वहां से भाग गए। वैशाली जी गुस्से से बोली, डॉक्टर के ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो? प्रेग्नेंट तुमने किया है अनंत को, किसी और ने नहीं, और डॉक्टर को क्यों बाहर भेज दिया? कम से कम मैं अनंत की कंडीशन के बारे में तो जान सकती हूँ कि वो ठीक है या नहीं। मुझे अच्छे से याद है, तुमने उस दिन कैसे बेशर्मों की तरह मुझे कॉल करके कहा था कि तुम अनंत के साथ सो चुके हो।
इसलिए मैं तुम दोनों की शादी जल्दी करवा दूं। मुझे लगा था कम से कम तुम इस बात का ध्यान रखोगे कि अनंत प्रेग्नेंट ना हो, मगर तुम इतने ज्यादा बेशरम निकले। तुमने सेफ्टी पर ध्यान ही नहीं दिया। क्या तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या हो सकता है? कुंज कुछ कहने ही वाला था कि वैशाली जी गुस्से में आगे बोली, 1 मिनट। कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाले हो कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है? खबरदार, अगर ऐसा कहने की हिम्मत की तो मैं एक बार को विश्वास कर सकती हूँ कि तुम अपना मुंह कहीं बाहर काला करके आए हो, मगर खबरदार अगर मेरी बहू पर शक किया तो ये बच्चा तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसके साथ ऐसी बेशर्मी भरी हरकत किसी ने नहीं की थी। मैंने वो सब कुछ रिकॉर्ड भी किया था। तुम चाहो तो मैं सुना सकती हूँ। जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम अनंत के साथ नाइट स्पेंड कर चुके हो। अनंत ने जब देखा कि कुंज डांट खा रहा है तो वो खुश होकर अपने दांत दिखाने लगी। उसके दांत को देखकर कुंज को गुस्सा आने लगा। वो दांत पीसते हुए बोला, अपने दांत दिखाना बंद करो, वरना इन्हें तोड़ने में मुझे समय नहीं लगेगा। उसकी डांट सुनकर अनंत ने वैशाली जी के पास जाकर उनसे चिपकते हुए भोली सी शक्ल बनाकर बोला, मॉम देखिए ना मुझे कैसे डांट रहे हैं। अभी तो शादी भी नहीं हुई, शादी के बाद क्या करेंगे? वैशाली जी जल्दी से अनंत को गले लगाकर कुंज से बोली, खबरदार, अगर उसे डांटा तो क्या तुम देख नहीं सकते, वो प्रेग्नेंट है। अगर तुम उसे इस तरीके से डांटोगे तो वो डर जाएगी, फिर बच्चा भी डर जाएगा। कुंज एक झटके से अनंत के हाथ को पकड़कर अपनी बाहों में खींच लेता है, फिर उसके गालों को सहलाते हुए डेविल स्माइल करके बोला, सुगर डैडी, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर? क्या तुम्हें रोना नहीं चाहिए कि मैंने इतनी कम उम्र में तुम्हें प्रेग्नेंट किया है? अनंत अपने दांत दिखाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसमें मेरे बहुत सारे फायदे हैं। ये सुनकर वैशाली जी हैरान हो जाती हैं। वही कुंज उसे गहरी आंखों से घूरने लगता है। तो अनंत एक्साइटेड होकर बोली, जब उस गौरवी को पता चलेगा मैं प्रेग्नेंट हूं तो वह जलबुझ कर राख हो जाएगी। और सोचिए, जब सौरभ, गौरव, राजीव और जिन जिन लोगों को लगता है मैं एक लड़का हूं, सबको पता चलेगा मैं प्रेग्नेंट हूं, तो उन सबकी शक्ल देखने लायक होगी। यही नहीं, जरूर मेरा बच्चा मेरे जैसा ही क्यूट और हैंडसम होगा। मैं थोड़ा शो ऑफ कर सकती हूँ कि ऐसा बच्चा सिर्फ मैं पैदा कर सकती हूँ। क्या पता ये जुड़वा बच्चे हो, ट्रिपलेट हो, या इससे ज्यादा हो। और मेरा सबसे बड़ा फायदा। इतना कहते ही वह शांत होकर कुंज को देखने लगती है। उसने अपने मुंह को एकदम बंद कर लिया तो कुंज अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए गहरी आवाज में पूछता है, और सबसे बड़ा फायदा क्या है? अनंत थोड़ा दूर होते हुए बोली, मुझे अभी भी वॉमिटिंग जैसी आ रही है, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए। कुंज गुस्से में पूछता है, मैंने पूछा, बताओ, सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? जब वो फोर्स करता है तो अनंत उससे थोड़ा दूर जाते हुए बोली, मैं उसे बचपन से ही फिजिक्स के लिए ट्रेन कर दूंगी, फिर वो मेरा कॉलेज का होमवर्क कर दिया करेगा। यह वाली बात सुनकर कुंज को महसूस हुआ कि उसे अनंत का सिर खोलकर देखना पड़ेगा, आखिर उसके दिमाग में क्या भरा पड़ा है। मगर कुंज प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर खुश नहीं लग रहा था। अनंत ने यह महसूस कर लिया था, मगर उसने वैशाली जी के सामने कुछ भी नहीं पूछा। उसने वैशाली जी को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, मॉम मुझे ब्रेकफास्ट करना है। ये सुनकर वैशाली जी जमीन पर पड़े ब्रेकफास्ट को देखते हुए फिर गिल्ट से बोली, चिंता मत करो, मैं अभी इस नौकरों से साफ करवाकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाती हूँ। इतना कहती हुई वह जल्दी से चली जाती है। उनके जाते ही अनंत कुंज के हाथ को पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से कुंज के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर सीरियस होकर पूछती है, मिस्टर कुंज। उसने जैसे ही यह कहा, कुंज उसके होठों पर अपनी उंगली रख देता है और उसकी तरफ झुकने लगता है। अनंत कंफ्यूजन में उसे देख रही थी। कुंज उसके बेहद करीब जाकर उसके कान में अट्रैक्टिव आवाज में बोला, सुगर डैडी, तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लगता है हम काफी पहले से एक दूसरे को जानते हैं। हमारी शादी भी होने वाली थी, फिर भी तुम मुझे मिस्टर कुंज क्यों बोलती हो? क्या तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा सा अजीब है और तुम्हें मुझे कुछ और कहना चाहिए? लाइक बेबी, हनी, हब्बी, स्वीट हार्ट? अनंत उसे शरारत भरी नजरों से देखती है, फिर उसे बेड पर लेटाते हुए उसके शर्ट के बटन खोलकर उसके सीने पर हाथ फेरते हुए लस्ट भरी आवाज में बोली, आपको नहीं लगता इस हालत में आपको मेरी सेवा करनी चाहिए? कुंज उसके इरादे को अच्छे से समझ चुका था। वो जल्दी से अनंत के हाथ को पकड़कर गुस्से से बोला, कितनी बार कहा है, अपने पंजों को मुझसे दूर रखो। अनंत मुंह फुलाते हुए बोली, एक प्रेग्नेंट लड़की की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए। मैंने पढ़ा है कि बच्चे की जो भी ख्वाहिश होती है वो सबसे पहले मॉम को पता चलती है।
यानी हमारे बच्चे की जो भी ख्वाहिश होगी वो मुझे पता चलेगा। बेबी चाहता है इस वक्त मैं आपके साथ ये सब करूं। मैं कुछ भी नहीं चाहती हूं, वही चाहता है। इतना कहकर वो फिर से उसके सीने पर हाथ फेरने लगती है क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। कुंज उसकी कमर पर हाथ रखते हुए दांत पीसकर बोला, तो अपने बच्चे से बोलो अपने अरमानों को रोक ले, वरना उसके साथ साथ तुम्हें भी इसी बेड पर बांध दूंगा। इतना कहकर वो तुरंत उससे दूर हो जाता है। कुंज थोड़ा सा सीरियस था। अनंत को नहीं पता लग पा रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी वैशाली जी ब्रेकफास्ट लेकर आ जाती है। वो बहुत खुश लग रही थी। उन्हें एक नज़र देखते हुए कुंज तुरंत वहां से चला जाता है। कुंज स्टडी रूम में पहुंचता है। वो काफी सीरियस था और आसपास की चीजों को काफी गौर से देख रहा था। भले उसे कुछ याद नहीं था, मगर फिर भी उसे अच्छे से पता था कि क्या चीज कहाँ रखी हुई है। वो लैपटॉप को उठाकर उसे ऑन करता है, फिर किसी गहरी सोच में गुम हो जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। वैशाली जी ने सभी को अनंत की प्रेगनेंसी वाली बात बता दी थी और यह बात कुंज को अभी पता नहीं थी। वो स्टडी रूम में बैठा था। भानु प्रताप जी और मिस्टर सिंह दोनों ही कुंज के प्राइवेट विला आ चुके थे। पूरे हॉल में सन्नाटा पसरा था। अनंत एक किनारे बैठी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मिस्टर सिंह आर्मी यूनिफॉर्म में थे। वह गुस्से से बोले, कुंज नीचे आओ। कुंज। अनंत मन में बड़बड़ाए, यहाँ चलने क्या वाला है? कहीं ये सभी मिस्टर कुंज, मेरा मतलब मेरे होने वाले हस्बैंड को जेल में तो नहीं डालने वाले? ऊपर से उनकी याददाश्त भी नहीं है। वह अपने मन में ये बोलते हुए सीढ़ियों की तरफ देखती है, जहां से कुंज एक्सप्रेशनलेस भाव से आ रहा था, जैसे कोई माफिया किंग हो। मिस्टर सिंह गुस्से से भड़कने वाले थे, तभी कुंज एक्सप्रेशनलेस भाव से बोला, आप सब कौन है? ये सुनते ही अनंत को हंसी आ जाती है। वहीं मिस्टर सिंह और भानु प्रताप जी उसे और भी ज्यादा गुस्से से देखने लगते हैं। मिस्टर सिंह कुंज को घूरते हुए बोलते हैं, मुझे पता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुमने पहले इस बार में पता कर लिया है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। इसलिए ये ड्रामा करना बंद करो कि तुम मुझे पहचानते नहीं हो। क्या तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तभी भानु प्रताप जी आगे आते हुए गुस्से में बोले, कुंज तुम हमेशा से ही डिसिप्लिन में रहे हो, कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारे खानदान का सिर शर्म से झुक जाए। मगर तुमने इस बार जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। क्या तुम्हें पता है, शादी से पहले तुमने अनंत को प्रेग्नेंट कर दिया है। अगर यह बात बाहर गई तो हमारे खानदान की कितनी ज्यादा बदनामी होगी। और तुम खुद को देखो, तुम्हारी उम्र कितनी है और अनंत की उम्र कितनी है। इस उम्र में क्या तुम दोनों एक बच्चे की जिम्मेदारी ले सकते हो? अनंत, जो किनारे खड़ी थी, उछलते हुए एक कदम आगे आती है। वह तुरंत बताने वाली थी कि वह बच्चे की जिम्मेदारी ले सकती है ताकि वह फ्यूचर में फिजिक्स पढ़ने में उसकी मदद कर सके। मगर उसने देखा कि कुंज उसे कैसे देख रहा है, तो वो अपना मुंह बंद कर लेती है। कुंज अपनी पॉकेट में हाथ डालकर बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से भानु प्रताप जी को देखता है, फिर जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा लिया, जैसे वह कहीं का राजा हो। फिर टेबल से एक चाकू उठाकर अपने हाथ में घुमाते हुए भानु प्रताप जी को देखकर सर्द आवाज में बोला, अगर मैंने शादी से पहले उसे प्रेग्नेंट कर दिया तो इससे आप सबका क्या लेना देना? यह मेरा अपना पर्सनल मामला है। और रही बात उम्र की, तो अगर आप लोग मेरे परिवार वाले हैं, तो आपको मेरी उम्र जरूर पता होगी। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और सबसे आखिरी बात, आपकी माफी किसे चाहिए? मैंने अनंत को प्रेग्नेंट किया, अगर आप इसके लिए मुझे माफ नहीं कर सकते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसके एक एक शब्द जहरीले थे, जिससे भानु प्रताप जी और मिस्टर सिंह का गुस्सा और बढ़ गया। वहीं वैशाली जी अपने सिर को पीट लेती हैं। वह खुद से बड़बड़ाती हैं, ये लड़का अपना मुंह बंद क्यों नहीं रख सकता? उन्होंने देखा कि बात बिगड़ने वाली है, तो वो जल्दी से कुंज के पास जाकर उसे समझाते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे दादा और डैड तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं। बेटा, तुम 23 के होने वाले हो और अनंत 18 की है। बस इसी वजह से हम सबको फिक्र है, क्योंकि जिस उम्र में अनंत है, उसे प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ऊपर से वह कितनी ज्यादा दुबली पतली है, और मैंने आज तक एक राज हर किसी से छुपा के रखा है, लेकिन ऐसा लगता है वक्त आ गया है कि मैं सबको बताऊं। उन्होंने जैसे ही कहा, हर कोई उन्हें देखने लगा। अनंत भी उन्हें आईब्रो सिकोड़कर देखने लगी। वैशाली जी गहरी सांस लेकर अनंत के पास जाती है, फिर उसके हाथ को पकड़कर उसे देखते हुए बोली, अनंत, तुम्हें याद है,
तुम हर वक्त अपनी मॉम से सवाल करती थी कि तुम्हारी मॉम तुम्हें लड़कियों की तरह रहने क्यों नहीं देती और हमेशा तुम्हें लड़कों की तरह क्यों रहना पड़ता है। क्यों पैदा होते ही तुम्हारी मॉम ने तुम्हें लड़कों की तरह रहना सिखाया। तुम हमेशा उनसे लड़ती झगड़ती थी, मगर फिर भी तुम्हारी मॉम ने कभी भी तुम्हें लड़कियों की तरह रहने की परमिशन नहीं देती। ये सुनते ही अनंत के कान खड़े हो गए, क्योंकि वह इस बारे में जानना चाहती थी। वह वैशाली जी के हाथ को कस के पकड़ती है और जल्दी से बोली, अगर आपको पता है कि वह ऐसा क्यों करती थी, तो आप मुझे बताइए ना। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वह बचपन से ही मुझे लड़कों की तरह रखती है। वैशाली जी अपने होठों को दबा लेती हैं, जैसे सोच रही हो कि बताएं या नहीं, मगर उन्होंने अपने दिल में ठान लिया था कि वो इस राज को अनंत को बता देंगी। वह अनंत के गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, अगर तुम्हारी मॉम तुम्हें लड़का बनाकर ना रखती, तो तुम कब की मर चुकी होती। तुम्हारा खुद का परिवार ही तुम्हें मार चुका होता। यहाँ तक कि तुम्हारे अपने पिता ही तुम्हें मार डालते। तुम्हें बचाने के लिए ही तुम्हारी मॉम ने इतने सालों से यह राज छुपाया था। इस बारे में मेरे अलावा और किसी को नहीं पता। मिस्टर सिंह और भानु प्रताप जी भी एक दूसरे को देखने लगते हैं। वहीं अनंत के मरने वाली बात सुनकर कुंज की आंखें गहरी हो गई थीं। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि उसकी आंखें कितनी लाल हो गई थीं। वह अपने हाथ में पकड़े चाकू को काफी तेज पकड़ लेता है और वैशाली जी के आगे बोलने का इंतजार करने लगता है। वैशाली जी अनंत को देखते हुए धीमे स्वर में बोली, अनंत, तुम्हारी मॉम तुम्हें आहूजा खानदान में तुम्हारी जो जगह है, वह दिलाना चाहती है। वह चाहती है कि तुम्हें हर एक चीज मिले जो तुम्हारी है, इसलिए वह इतना मेहनत कर रही है। अगर यह सच किसी को भी पता चल गया कि तुम एक लड़की हो, तो वे लोग अपनी गंदी चाल चलकर तुम्हें और तुम्हारी मॉम को मरवा देंगे। तुम्हारी मॉम ने इतने सालों में जो कुछ भी कमाया है, हर एक चीज वे लोग छीन लेंगे। अनंत जैसे जैसे सुन रही थी, वो काफी ज्यादा गंभीर होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ शीतल जी कहीं जा रही थी। वो कार में बैठी थी और फोन पर किसी से बात कर रही थी। ड्राइवर तेजी से कार को आगे की तरफ बढ़ा रहा था। शीतल जी बात करते हुए थोड़ी घबराई हुई थी। उनके हाथ कांप रहे थे। वो घबराकर बोली, नहीं, ऐसा मत करो, प्लीज। किसी को मत बताओ कि अनंत एक लड़की है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। मगर दूसरी तरफ जो भी इंसान था, उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर शीतल जी की आंखों में आंसू आ गए। ठीक उसी वक्त कार पर गोली चलने की आवाज आने लगी। शीतल जी काफी ज्यादा डर गई थी और उनका फोन छूटकर जमीन पर गिर गया था। गोली कहां से चल रही थी, ये पता नहीं चल रहा था। ड्राइवर तेजी से कार को आगे की तरफ बढ़ाता है। कार बुलेट प्रूफ नहीं थी, इसलिए शीशे टूट चुके थे। ड्राइवर स्पीड बढ़ाते हुए घबराकर बोला, मैडम, नीचे झुककर बैठ जाए। शीतल जी नीचे झुककर बैठ जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उनका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था। दूसरी तरफ अनंत को अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। वो अपने कदम पीछे लेने लगी। ये सब देखकर वैशाली जी, जो अनंत को सच्चाई बता रही थी, अचानक रुक गई। उन्होंने परेशान होकर पूछा, अनंत, क्या हुआ है। अनंत अभी भी अपने कदम पीछे ले रही थी। अचानक ही उसकी मुट्ठी बंद हो गई और उसने बिना भाव से कहा, मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। इतना कहते ही उसने किसी की तरफ नहीं देखा। वो मुड़ी और भागते हुए बाहर की तरफ जाने लगी। उसके इस रिएक्शन से हर कोई हैरान हो गया। वहीं कुंज के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डार्क हो गए। अनंत जब कुंज के पर्सनल विला से बाहर निकलकर कार में रोड पर आती है, तभी उसे दूर एक ब्लैक कलर की कार खड़ी दिखाई देती है। इस कार को देखते ही अनंत की आंखों में एक चमक आ जाती है। वो भागते हुए उस कार के पास जाती है और जल्दी से गेट खोलकर अंदर बैठ जाती है। उसने कार को स्टार्ट करते हुए खुश होकर कहा, तारांकन, लिटिल ब्यूटी, तुम इतनी जल्दी आ गई। अब जल्दी से अपना नेविगेशन ऑन करो और मॉम की लोकेशन ट्रैक करके मुझे बताओ कि वो इस वक्त कहाँ है। तारांकन। लिटिल ब्यूटी अनंत की दिल की धड़कनों को स्कैन कर पा रही थी। उसने गंभीर होकर कहा, तारांकन मास्टर, आपके दिल की धड़कनें कुछ ज्यादा ही बड़ी हुई हैं। इसका मतलब मामला गंभीर है और मैंने पहले ही आपकी मॉम को ढूंढना शुरू कर दिया है। तारांकन। अनंत कार में लगे इलेक्ट्रॉनिक मैप को देख रही थी। वो तेजी से अपनी कार को आगे बढ़ा रही थी। तभी लिटिल ब्यूटी की गंभीर आवाज अनंत के कानों में पड़ी, तारांकन मास्टर, मैंने उनके फोन को ट्रैक कर लिया है। उनका फोन इस वक्त आधे घंटे की दूरी पर एक सुनसान इलाके में है। मेरी जानकारी के अनुसार उस इलाके में कोई आता जाता नहीं है। वहां ज्यादातर हमले होते रहते हैं, लेकिन ये हमला कौन करता है,
कोई पता नहीं कर पाया। इस जगह के बारे में कई बार रिपोर्ट हुई है कि यहाँ चोरों का आना जाना लगा रहता है। तारांकन। ये सुनते ही अनंत ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसे अपनी मॉम की बहुत चिंता हो रही थी। वह जितनी तेज हो सके उतनी तेज गाड़ी चला रही थी, मगर रोज के मुकाबले आज सड़कों पर ज्यादा गाड़ियां थीं। दूसरी तरफ कुंज भी विला से बाहर निकल आया था। उसने आसपास नजर दौड़ाकर देखा तो अनंत कहीं भी नहीं दिखा। कुंज आज खुद ही अपनी कार ड्राइव करने वाला था। मिस्टर सिंह उसे रोकते हुए बोले, तारांकन, कुंज ड्राइवर को लेकर जाओ, तुम्हारे लिए। तारांकन, मगर कुंज ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी, बल्कि उनकी पूरी बात सुनने से पहले ही ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसके निकलते ही मिस्टर सिंह गुस्से से चिल्लाने वाले थे कि तभी वैशाली जी उन्हें समझाते हुए बोली, भले ही उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन उसे देखकर लग रहा है कि उसे कार ड्राइव करना आती होगी और हम उसके पीछे गार्ड भेज सकते हैं। इतना कहकर उन्होंने जल्दी से गार्डों को कुंज के पीछे भेज दिया। मगर वैशाली जी को भी थोड़ी चिंता हो रही थी। उन्होंने जल्दी से अपना फोन निकालकर शीतल जी को कॉल किया, मगर शीतल जी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। अब वैशाली जी को भी चिंता होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ अनंत तेजी से ड्राइव करते हुए फाइनली उस जगह पर पहुंच गई जहां पर शीतल जी पर हमला हुआ था। वह जैसे ही कार से बाहर निकला ली, उसने दूर एक कार देखी, मगर उस कार की हालत बहुत खराब थी। वह उल्टी पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि गोलीबारी के साथ साथ उसका बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ है। आसपास खून बिखरा हुआ था। अनंत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका शरीर कांपने लगा। वह घबराती हुई आवाज में बोली, तारांकन, मॉम, मॉम। तारांकन। इतना कहते हुए वह जमीन पर बैठकर कार के अंदर देखने की कोशिश करती है, मगर वहां कोई भी नहीं था। ये देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। वह अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मगर उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। वो जल्दी से भागते हुए अपनी कार के पास गई और घबराते हुए बोली, तारांकन, लिटिल ब्यूटी, स्कैन करके बताओ कि आसपास तुम्हें कोई इंसान नजर आ रहा है। तारांकन। लिटिल ब्यूटी जल्दी से एक्टिव हो गई। उसने 100 मीटर तक की दूरी अच्छे से स्कैन की। फिर अनंत से बोली, नहीं मास्टर, आसपास कोई भी इंसान नहीं है। ये सुनकर अनंत और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, अगर मॉम की कार यहाँ है तो मॉम कहाँ है? तभी लिटिल ब्यूटी जल्दी से बोलती है, तारांकन, मास्टर, आपकी मॉम का फोन कार से 15 कदम की दूरी पर ही होगा, क्योंकि मैं उसकी लोकेशन अभी भी ट्रैक कर पा रही हूँ। तारांकन। ये सुनकर अनंत जल्दी से फोन को ढूंढने लगती है। फाइनली उसे फोन मिल जाता है, मगर फोन के ऊपर भी खून लगा हुआ था। अनंत को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वो फोन को उठाते हुए आसपास देखकर शीतल जी को पुकारने लगती है, तारांकन, मॉम, मॉम, क्या आप आसपास हैं, मॉम? तारांकन, मगर शीतल जी की कोई भी आवाज उसे सुनाई नहीं देती। अनंत घुटनों के बल बैठ जाती है। पहली बार उसे इतना डर लग रहा था। फिर उसने खुद को शांत करते हुए फोन को चेक किया। फोन अभी भी अच्छे से काम कर रहा था। उसने मैसेज और कॉल लिस्ट को चेक किया तो उसमें 2 अननोन नंबर देखे, मगर उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो उन अननोन नंबरों के बारे में पता करे। वो जल्दी से अपनी कार के अंदर बैठ जाती है और गाड़ी स्टार्ट करते हुए लिटिल ब्यूटी को गुस्से में ऑर्डर देती है, तारांकन, गूगल पर सर्च करो और मुझे बताओ कि आसपास कितने हॉस्पिटल हैं। हो सकता है मॉम को चोट लगी हो और वो खुद हॉस्पिटल चली गई हो, या किसी ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया हो। तारांकन। लिटिल ब्यूटी जल्दी से हॉस्पिटल्स के बारे में चेक करती है। काफी खोजबीन के बाद फाइनली एक अस्पताल में अनंत को शीतल जी मिल जाती है। वह रिसेप्शनिस्ट से उनके वार्ड नंबर पूछता है तो पता चलता है कि शीतल जी को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया है। ये सुनकर अनंत जल्दी से भागते हुए इमरजेंसी रूम की तरफ जाने लगती है। उसे इस वक्त अपनी हालत की कोई परवाह नहीं थी, भले ही वो प्रेग्नेंट थी। जैसे ही वो इमरजेंसी रूम के पास पहुंचती है, उसकी सांसें तेज चलने लगती है। उसने घुटनों पर हाथ रखकर खुद को संभालने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने सामने की तरफ देखा, उसका चेहरा और भी ज्यादा गंभीर हो गया, क्योंकि सामने मिस्टर आहूजा और यश खड़े थे। उन्हें देखते ही अनंत की आंखों में गुस्सा झलकने लगा। वो कुछ कहती, इससे पहले ही उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनते ही अनंत का चेहरा फीका पड़ गया। गौरवी, जो अनंत के पीछे थी, जल्दी से उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए फिक्र भरी आवाज में बोली, तारांकन, अनंत, चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होगा। मैं वही इंसान हूँ
जिसने तुम्हारी मॉम को बचाया और उन्हें अस्पताल लेकर आई। तारांकन। गौरवी के चेहरे पर भले ही चिंता नजर आ रही थी, मगर अंदर ही अंदर वह अनंत को इस हालत में देखकर बहुत खुश थी। अनंत ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया और गुस्से में मिस्टर आहूजा के पास जाकर बोली, कहीं आप लोगों ने ये सब तो नहीं किया है? मिस्टर आहूजा, आपको हमेशा से मेरी मॉम से प्रॉब्लम रही है, क्योंकि मेरी मॉम ने आपको डिवोर्स देने से मना कर दिया। इसी वजह से आप अपनी उस रखेल से शादी नहीं कर पा रहे। जैसे ही उसने ये कहा, यश गुस्से से बोला, तारांकन, अनंत, मेरी मॉम को रखेल कहने की कोशिश मत करो। तारांकन। अनंत उसे देखकर गुस्से से हंसकर बोली, बेहतर होगा कि एक नाजायज बेटा बीच में न बोले। और क्या कहा? तुम्हारी मॉम रखेल नहीं है? जहां तक मुझे पता है, मिस्टर आहूजा और मेरी मॉम की शादी काफी पहले ही हो चुकी थी। उसके बाद तुम्हारी मॉम ने मिस्टर आहूजा को ट्रैप करके फंसा लिया और आज तक वो उनकी रखेल हैं, जिन्होंने तुम जैसे नाजायज बेटे को जन्म दिया। जैसे ही अनंत ने ये कहा, मिस्टर आहूजा गुस्से से अपना हाथ उठाते हुए चिल्लाए, अनंत, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।